मौजूद नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। मैं कई महीनों से ये बात कहता आ रहा हूँ कि देखें, सिंध में सिंधी कौम परस्त जी सिंध के हामी आसिफ अली जरदारी और सिंध गवर्नमेंट की, सिंध के वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह की पुष्पनाही में सिंधु देश की मुहिम चला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं और धमकियां लगा रहे हैं कि अगर उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, उनकी करप्शन को ख़त्म किया गया, अगर आसिफ अली जरदारी पर से केस ख़त्म नहीं किए गए तो वो फिर सिंधु देश की तहरीक में चलाएंगे। और बिलाखिर ये बात मुराद अली शाह ने असम्बली के फ्लोर पर भी कही। मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि मुझे तो ये पता था और मैंने एक इससे पहले वीडियो भी की है, तो मैं अब वो बात दोहराना नहीं चाहता क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पर घूम रही है सारी उसकी वीडियो की झलकियाँ। लेकिन सवाल जो है वो लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर क्या करती है। जब MQM का लीडर अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान मुर्दाबाद कहता है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है और उसको गद्दार कहा जाता है, और जिस पर महाजरों ने भी उसकी मुखालफत की और अल्ताफ़ हुसैन को नहीं कहना चाहिए था और महाजरों ने उसका बायकॉट किया। ये महाजरों की एक कैरेक्टर है उनका, तो उन्होंने अपने लीडर को निकाल दिया अपनी किताब से। लेकिन ये सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन के लिए क्यों था? बाकी जो ये बैठकर असम्बली के फ्लोर पर बात कर रहे हैं कि अगर हम मेजॉरिटी में हम जो जी चाहे करेंगे और हमें पाकिस्तानी समझो, वरना हम फिर वो करेंगे जो आप सोच नहीं सकते, इस तरह की बातें उसने की हैं। तो उस पर आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो रेंजर्स है वो, और पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इस पर क्या करती है, क्योंकि मेरे ख्याल में इस पर एक गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये पिछले 60-65 साल से हो रहा है और इन सब चीज़ों का जो ताना बाने मिलते हैं वो जो इनके गुरु थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये उससे मिलते हैं। आज 16 दिसंबर है, यानी कि सकूत ढाका जो 1971 में हुआ। मैं उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ, लेकिन मैंने एक तफसीली आर्टिकल इस पर रात को मैंने पोस्ट किया है। 16 दिसंबर सकूत ढाका, तारीख का एक अलमनाक दिन जिसे हम याद करना नहीं चाहते। और इसकी ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हम बहुत सारे दिन मनाते हैं और हम उस पर बड़ी गर्मजोशी से एंटरटेनमेंट करते हैं और हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा बहुत मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और इस तरह की बातें हैं जो हम भी चाहते हैं। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको सामने रखना होगा। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के गद्दारों ने जो उनकी नस्ल जो है आज भी गवर्नमेंट में, हुकूमतों में, पार्लियामान में बैठी है, उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने का, मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करने में कलीदी किरदार अदा किया, जिसका एक नाम जो इसमें एक तरह से सरगना था मगरबी पाकिस्तान का, वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको फिर एक मर्डर केस में फांसी हुई, जिसको कहा जाता है कि वो शहीद है, जिसको फांसी और कत्ल के इल्ज़ाम में वो शहीद नहीं होता। और अगर आप समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल में शामिल नहीं था, तो फिर आसिफ अली जरदारी जो इस मुल्क के सदर बने, फिर जो बिलावल भुट्टो जरदारी की बाप हैं, और फिर बिलावल जरदारी की माँ बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनी कई दफ़ा, तो क्या उन्होंने पता किया कि नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान का अगर भुट्टो ने कत्ल नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया? लेकिन सारे शवाहिद थे। उनके ADC महमूद मसूद ने बताया कि उनको हुक्म दिया गया था और उन्होंने अपने हाथ से लिखा था एलिमिनेट हिम। बहरहाल आज का ये मौजू नहीं है, लेकिन मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये बताना चाहता हूँ और अपने मीडिया को भी, जो बड़े शर्म की बात है, हमारा पाकिस्तान का कौमी मीडिया भुट्टो शहीद और सारे शहीद हो जाते हैं। वहाँ बेनज़ीर भी एक पॉलिटिकल मर्डर था लेकिन उसको भी शहीद कहा जाता है। पीपल्स पार्टी के जो ये लीडरान हैं, सियासतदान हैं या गुरु हैं, अगर वो कहें तो वो तो कहेंगे, ज़ाहिर है उनका लीडर है, लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग एंटी पाकिस्तान कार्रवाइयों में मुलविस थे और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जो भी पाकिस्तान से खेलता है अल्लाह ताला उसको बहुत बुरी सज़ा देता है। बहरहाल एक बड़ी लंबी दास्तान है सकूत ढाका की, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान के डाउनफॉल की, और किस तरह से पाकिस्तान ने
जो है वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान खो दिया। और फिर 16 दिसंबर को पाकिस्तान के उस वक्त जो वहाँ पर चीफ थे आर्मी के जनरल नियाज़ी, उन्होंने हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के हाथों शिकस्त तस्लीम की। उन्होंने शिकस्त के डॉक्यूमेंट पे साइन किए और यूं जो है बांग्लादेश बन गया, मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदा हुआ। हम ये सुकूत ढाका पर अफसोस नहीं करते, मातम नहीं करते, ये दिन नहीं मनाते, लेकिन हम माजरत के साथ बड़े फ़ख्र से 6 सितंबर मनाते हैं यौम दिफा। लेकिन जब हमें एक, और ये जो लड़ाई नहीं हुई वहाँ पर हमारे अपने ही लोगों ने गद्दारी करके, और ये बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश एक नाइंसाफ़ियों का नतीजा है। बांग्लादेश जमहूरियत को रौंदने का नतीजा है। पाकिस्तान में जो सबसे कहते हैं कि फेयर इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन हुए वो 1970 के थे, जिस पर किसी को एतराज़ नहीं था। लेकिन उसके बाद जो फेयर इलेक्शन के बाद जमहूरियत को लपेट दिया गया, और उस जमहूरियत के नतीजे में जो सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग, जिसके सरबराह शेख मुजीबुर रहमान थे, उनको इख्तियार नहीं दिया गया काफ़ी महीनों। और फिर उन्होंने कहा कि आप असेंबली का इजलास बुलाएं याह्या खान को, वरना हम फिर अलहदगी की तहरीक चलाएंगे। बहरहाल भुट्टो साहब ने ये तड़ी लगाई कि हम मशरक़ी पाकिस्तान में पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठेंगे, और हम नहीं चाहते कि अवामी लीग को इख्तियार मिले। और उसने फिर धमकियाँ देने शुरू की। उन्होंने कहा कि अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया तो फिर हम अलहदगी की सिंध में तहरीक चलाएंगे, इस तरह की बातें। और मुजीब से कहा कि इधर तुम उधर हम, एक लंबी दास्तान है, मेरा आर्टिकल में आप पढ़िए। और मैंने बहुत सारे आर्टिकल इस पर पहले भी लिख चुका हूँ, इंग्लिश में, उर्दू में। लेकिन मुजीबुर रहमान इलेक्शन में जीता, उसकी सीटें बहुत ज़्यादा थी, उसको इख्तियार मिलना चाहिए था। इलेक्शन के दौरान 1970s के शेख मुजीबुर रहमान ने जलसों से खिताब किया, उसने कहीं भी अलहदगी की बात नहीं की। एक छोटा सा क्लिप देखिए, क्योंकि मैं ये वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। शेख मुजीबुर रहमान ने एक तकरीर में क्या कहा। জাতীয় পরিষদে অধিবেশন দেন। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুলো, আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিলেন না। জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাতে হবে না। যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি, তাহলে অন্ততপক্ষে ভাইদের রাস্তা সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। मुजीबुर रहमान ने यह कहा कि मगरबी पाकिस्तान के लोग हमारे भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि मगरबी पाकिस्तान इस पाकिस्तान को एक जहन्नम बना दें और खून खराबा करें। मैं वार्न करना चाहता हूँ, मार्शल ख़त्म करो और जमहूरी पार्टियों को इक़्तिदार दो, और जो सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग है उसको बुलाकर पार्लियामेंट में उसको इक़्तिदार सौंपा जाए। ये बातें, जमहूरियत का तो यही एक तरीक़ाकार होता है। उस जमहूरियत को ख़त्म किया अय्यूब खान ने और उनको उसको जेल में डाल दिया। उसके बाद में उसके साथ जब ज़्यादतियाँ की और फिर उसको डिपोर्ट करके लंदन भेज दिया, तो फिर उसने अपनी डिमांड रख दी और बिल एक लंबी कहानी है। और फिर यूँ लड़ाई हुई और मौके से फ़ायदा उठाया। हिंदुस्तान ने, इंदिरा गांधी ने मुजीबुर रहमान को सपोर्ट करने के लिए कहा और उसके बाद में अपनी फ़ौज उतार दी मशरक़ी पाकिस्तान में, और यूँ जंग हुई। और फिर बिलाखिर जो है बांग्लादेश जो है वो फॉल ऑफ ढाका, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान ख़त्म होने के, सरेंडर होने के अंजाम पर पहुंचा और मशरक़ी पाकिस्तान बना और नियाज़ी ने जनरल अरोड़ा के हाथों हथियार डाले। ये एक हमारी स्याह हिस्ट्री है, एक सानिया है जिसको हम याद नहीं करते। हमें याद करना चाहिए, हमारी नौजवान नस्ल को असल हक़ाइक़ का पता होना चाहिए। और फिर जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो आज भी ये कह रहे हैं कि ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान
तोड़ने में, मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करने में कलीदी किरदार अदा किया। उसमें कोई ढकी छुकी बात नहीं है। एक पार्टी 300 के पार्लियामान में 160 सीटें लेती है, उसको आप हुकूमत नहीं देते, इजलास नहीं बुलाते। और भुट्टो जिसने 81 सीटें ली थी 300 में से, वो कहता है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, और फिर याह्या खान ने धमकियों में आके उसकी जो है उन पर चढ़ाई कर दी मशरक़ी पाकिस्तान के फौजियों ने, और बहुत बुरी तरह लाखों बंगालियों को मारा। एक दर्दनाक दास्तान है। और फिर हिंदुस्तान ने हमला करके पाकिस्तान के फौजियों के साथ जंग की, और इस तरह से पाकिस्तान का मशरक़ी पाकिस्तान का डाउनफॉल हुआ, और वो 16 दिसंबर 1971 को ख़त्म हुआ। आज वो भयानक और दर्दनाक दास्तान है, वो दिन है, तो हमें उसको याद करना चाहिए और सबक हासिल करनी चाहिए। आज के जो इक़्तिदार आला में बैठे हैं लोग, जो रियासती ताकतें हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये सिंध में भी वही हरकतें हो रही हैं, और सिंध में ये जो जरदारी एंड कंपनी है और जो बिलावल जरदारी है, ये वही चीज़ लेके चल रहे हैं जिसकी इब्तिदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी। अब अभी बिलावल जरदारी ने एक बात की। बिलावल जरदारी 1988 की पैदावार है, उसको क्या पता? उसको अपने बाप से पूछना चाहिए कुछ सवालात, और इससे पहले कि वो मुंह खोले और महाजनों के लिए कोई बात करे, तो उसको ये पूछना चाहिए कि भाई ये बताएं कि तुम्हारे नाना ने, तुम्हारे अपने दादा का तो तुम नाम नहीं लेते जिसके तुम खून हो, लेकिन तुम्हारे नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पीपल्स पार्टी बनाई थी 1967 में, उसके बाद जब वो इक़्तिदार में आए ज़बरदस्ती मशरक़ी पाकिस्तान तोड़ने के बाद, अव्वल तो जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, जिसके होते हुए इलेक्शन हुए थे मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में, तो फिर वो इलेक्शन जो है वो वैसे भी नलीफाई होने चाहिए थे, दोबारा इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। और जो 70 में इलेक्शन हुए जिसमें मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान भी था, उसमें जब वो मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया और वो 160 सीटें चली गई, तो फिर ये 80 सीटों वाला इसको इक़्तिदार मिल गया, और इसने खाना ख़राब किया मुल्क का। फिर मुल्क में हर वो काम किया जिससे पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर होता, और फिर उसके बाद में तासुब का एक बाजार गर्म किया, मीडिया पे वार किया, सेंसरशिप की, सिंध में इन्होंने लिसानी बिल लेकर आए, ये उसके बाद में कोटा सिस्टम नाफिज किया। एक बहुत लंबी दास्तान है। तो बिलावल जरदारी, तुम इसका जवाब दो कि ये जो कोटा सिस्टम है किसने नाफिज किया? लिसानी बिन 72 में कौन लेकर आया? सिंधी महाजिर के जो खून रेज फसादात हुए 72, 73, 74 में, उसके जिम्मेदार कौन है? ये जो तुम्हारा चाचा था, तुम्हारा मुमताज़ अली भुट्टो जतोई, और बहुत सारे जो ये पीपल्स पार्टी के लीडरान थे, इनका क्या किरदार रहा है? और फिर बहुत लंबी दास्तान है। तो मैं जो है वो ये जो बातें हैं ये हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए। और अब ये वक्त आ गया है कि सिंध के तमाम मुहिब वतन तबका, चाहे वो किसी भी ज़बान का हो, चाहे वो सिंधी बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, पश्तो बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, सराइकी बोलने वाला हो, गुजराती बोलने वाला हो, क्योंकि सिंध के शहरी इलाके मल्टीकल्चरल सिटीज़ हैं, कराची सबसे बड़ा मल्टीकल्चरल सिटीज़ है, इन सब को इकट्ठा होना चाहिए। जो महाजनों के नाम पे सियासी पार्टियां बनी हुई हैं, उन सब के लीडरान को एक होना चाहिए पाकिस्तान की खातिर, महाजनों को अपने मुस्तकबिल की खातिर, क्योंकि महाजनों का मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता है। अब अगर आप एक साथ मर जो कि तमाम महाजिर ग्रुप और सियासी पार्टियां एक नहीं हो सकते, तो एक ग्रैंड अलायंस बनाएं। इस करप्ट और मुतासिब सिंधी गवर्नमेंट जो मुराद अली शाह की है, जो सिंधी के नाम पे गवर्नमेंट बनाई है, और वो अपने आप को सिंधियों का वज़ीर आला कहता है, वो अपने आप को सिंध के तमाम तबकों का वज़ीर आला नहीं कहता, और वो अब धमकियां दे रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम माइनॉरिटी में है। तो मैं मुराद अली शाह को ये बताऊं और पीपल्स पार्टी वालों को कि जो पीपल्स पार्टी के जो जाल हैं, पीपल्स पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, वो माइनॉरिटी में हैं। और अगर और आगे बात करते हो तो सिंध में 40 से 45% महाजिर रहते हैं, उर्दू बोलने वाले,
उसके बाद लाखों की तादाद में 30-40 लाख पंजाबी रहते हैं, 30-40 लाख पठान रहते हैं, फिर सराइकी रहते हैं, फिर गुजराती रहते हैं, और इन तमाम लोगों की तादाद को जमा किया जाए तो सिंधी बोलने वाले माइनॉरिटी में है। तो होश के नाखून लो, अपना दिमाग दुरुस्त करो। और नहीं चाहते लोग, महाजिर कराची के नहीं चाहते, कराची के जो पीसफुल लोग हैं, कराची में तमाम ज़बान बोलने वाले हैं, कारोबारी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे सूबों से आके वहाँ कराची में और सिंध के शहरों में नौकरियां कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि खून रेस फसादात हों, कोई लिसानी हंगामे हों, लेकिन पीपुल्स पार्टी चाहती है, क्योंकि पीपुल्स पार्टी सियासी तौर पर ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान से ख़त्म हो गई है, पंजाब से ख़त्म हो गई, बलूचिस्तान से ख़त्म हो गई, KPK से ख़त्म हो गई, और अब सिंध में वो देही इलाकों तक वो उसकी पहुंच है। और इन्होंने 1967 जब पीपुल्स पार्टी बनी, उसके बाद से जब 70 में इलेक्शन हुए और आज तक ये सिंध का कार्ड खेलते हैं, सिंधियत का कार्ड खेलते हैं, और जो मर्जी आए में बातें करते हैं, तासुब से भरी हुई बातें करते हैं जिसका सर ना पैर होता है। तो बिलावल जरदारी को चाहिए कि वो स्टडी करें, अपने बाप से पूछे। इसका जो बाप है आसिफ जरदारी, वो पाकिस्तान का सदर बना, और सदर बनने के बाद में उसने आइन का बेड़ा गर्क किया, ऐसी तरमीम लेकर आया जिससे पूरा पाकिस्तान आज उसकी सज़ा काट रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त PTI की गवर्नमेंट को हो रहा है, क्योंकि इमरान खान अगर बहुत से इस्लाहात करना चाहते हैं, और उन्होंने पंजाब में और दूसरे सूबों में की भी हैं, हेल्थ के हवाले से, तालीम के हवाले से, तो सिंध की हुकूमत नहीं करने दे रही। तो फिर उसके बाद में फिर इस तरह के बिल, जिस तरह से अभी ये काउंसिल के पावर जो कराची में सिटी के गवर्नमेंट के पावर लेकर वो सिंध गवर्नमेंट को देना, वहाँ पर सारे सियासी बुनियाद पर पीपुल्स पार्टी के लोगों को सिंध गवर्नमेंट में भर्ती करना, इन सारी चीज़ों को जो PTI की गवर्नमेंट है, अगर वो चाहती है कि हालात सही हों, अगर कराची की सड़कों पर, हैदराबाद की सड़कों पर लिसानी फसादात नहीं हुए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की रेंजर्स ने ये सिंधु देश के असला बरदार कारिंदों को और पीपुल्स पार्टी के मुतासिब जो है सियासी बाजीगरों को, अगर इनको ठीक नहीं किया गया रियासती इदारों ने, तो फिर महाजिर ये काम अपने खुद अंजाम देंगे और इनको ठीक करेंगे। और ये जो गुंडागर्दी मचाई हुई है सिंध गवर्नमेंट ने, इसको ख़त्म करेंगे। तो मैं तमाम महाजिरों से अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग एक ग्रैंड अलायंस बनाएं। ठीक है, आप लोग ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि आप लोग अपनी अना की खातिर एक दूसरे के नीचे नहीं आते, एक दूसरे के साथ चलना नहीं चाहते, हाथ में लीडर बनना चाहता है, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन अब वक्त नहीं है। अगर तुम फिर भी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाना चाहते हो, तो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे मैं नाम नहीं लूँगा, जितने ग्रुप बने हुए हैं वो सब एक ग्रैंड अलायंस बनाएं इस गवर्नमेंट के खिलाफ। और जो सियासी पार्टियां हैं, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है, और जो सिंध में पार्टियां हैं, GT अलायंस है, ये सारे लोग, ये एक करप्ट गवर्नमेंट जो सिंध में तासुब फैला रही है, इश्तियाल अंगेज बातें कर रही है, महाजनों को चाहिए कि वो सड़कों पे आएँ, उसके बाद में वो असला लेकर निकलें और उनका कत्लेआम करें, ये मंसूबा है। और पीपुल्स पार्टी ने, क्योंकि अपने दौर में, पिछले दौर में भी सिंध के कौम परस्तों को, सिंधु देश के हामियों को और असला बरदार पीपुल्स पार्टी के कारकुनों को लाखों की तादाद में कलाशन को असला दिया हुआ है, और वो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा हंगामा हो कि हम शहरों में आएँ और इस पर महाजरों का और बाकी जो गैर सिंधी स्पीकिंग है, जो दूसरे सूबों से आए हुए हैं, उनका कत्लेआम करें या उनको आपस में लड़ाएं। तो मैं चाहता हूं कि कराची के और शहरी इलाकों के जो भी शहरी हैं, चाहे उसमें उर्दू बोलने वाले हों, महाजिर हों, पश्तो बोलने वाले हों, पंजाबी बोलने वाले हों, उन सबको इस बात को समझना चाहिए। पीपुल्स पार्टी ने पहले भी ये किया है, 70s में ये किया, 80s में नहीं कहा, ये लड़वाते हैं, ये महाजरों, पठानों, पंजाबियों को आपस में लड़वाने की कोशिश करेंगे। इसकी भी मुझे खबरें मिल रही हैं। तो हम जो सिंध के शहरों में लोग रहते हैं, जो कराची में रहते हैं, वो इस बात को समझें, इनके खिलाफ महाज बनाएं, जलसे करें, जुलूस निकालें, सड़कों पे आए और इस गवर्नमेंट को बरतरफ करें। और जो रियासत है पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान में जो रेंजर्स है, उसको पुश करें कि वो इस गवर्नमेंट को डिसमिस करे, ताकि
सिंध में सुकून हो, कराची में सुकून हो। कराची को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब मजीद बर्दाश्त और मजीद जो बर्बादी है वो उसका कराची मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची से पूरी पाकिस्तान की मईशत चलती है। ये बातें मैं नहीं, हज़ारों दफ़ा रोज़ाना लोग बातें कर रहे हैं और बेजार हैं लोग। इस पर फौरी तौर पे अमल होना चाहिए। फिर पिछले 20 साल में इन्होंने अजरक और टोपी का एक ओढ़ के और एक मुतासिबाना एक नया सिलसिला शुरू किया, अजरक डे। और वो अजरक डे नहीं है, वो सिंधियत को फोकियत देना है पाकिस्तानियत के ऊपर। और सिंधी देखें, अजरक पहनना, टोपी पहनना सिंधी, ये हर उसका हक है जिसका कल्चर है। तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे जो भी इलाका हो, उस इलाके के अवाम को पूरा हक है कि वो अपनी सकाफत, अपनी कल्चर, अपनी ज़बान, अपने लिबास, अपने खानों को प्रमोट करें, उसको उनको अपनाएं। ये उनका हक है, ये पाकिस्तान के आइन में है। तो इस पर एतराज़ नहीं है कि आप अजरक क्यों पहन रहे हैं, आप सिंधी टोपी लगाते क्यों। एतराज़ इसका है कि आप ये जाहिर कर रहे हैं, आप शहरों में निकलते हैं, सिंधी में आप बातें करते हैं, सिंधी में आप गाने बजाते हैं, और आपको सिंध में और कोई लिसानी ज़बान बोलने वाले तबके नज़र नहीं आते। तो ये एक तासुब है, क्योंकि ये पिछले 20-25 साल से हुआ है। मेरे ज़माने में, मैं हैदराबाद में पैदा हुआ, मैंने तो कभी नहीं देखा किसको एतराज़ है अजरक पहनने का। जिसको पहनना है पहने। लेकिन जो महाजिर हैं, जिनकी सदियों पुराना कल्चर है, वो पाकिस्तान में हिजरत करके आए थे, पनाह गुज़ीर नहीं है, वो हिजरत करके आए थे पाकिस्तान बनाने के बाद। और उनका अपना लिबास है, उनकी ज़बान है जो पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, उनके खाने हैं, उनका लिबास है। तो फिर यही इन्होंने चीज़ शुरू की थी। जब इन्होंने 72 में लिसानी बिल लेकर आए सिंध में, तो फिर उर्दू बोलने वाले भी मैदान में आए और इनको मजबूरन बिल वापस लेना पड़ा। तो अभी भी महाजन जब तक रोड पे नहीं आएंगे और इनको सीधा नहीं करेंगे, ये जो अभी इन्होंने बिल सिटी गवर्नमेंट से इख्तियारात वापस लेने का किया है, इसको ये वापस उसी तौर पे करेंगे। और तमाम में जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो महाजिर हैं, जिनकी अपनी सकाफत है, जिनकी अपनी ज़बान है, जिनका अपना लिबास है, मैं उनसे अपील करूंगा कि फिर इसको, ये जो अजरक डे का इन्होंने जो ये एक शोशा छोड़ा है, इसको रोकने का यही हल है कि उनको ये बताया जाए कि वहाँ खरीफ अजरक और सिंधी टोपी पहनने वाले नहीं रहते। हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारी रिश्तेदारियाँ हैं सिंधी बोलने वालों से, उनमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन तुम अगर ये साबित करोगे कि सिंध में सारे लोगों को अजरक पहननी चाहिए, सिंध में सारे लोगों को सिंधी टोपियाँ पहननी चाहिए, तो 20-25 साल पहले तुम लोग कहाँ थे? ये तो सिंधी जो ये अजरक है, ये तो यहाँ के लोगों का कल्चर ही नहीं था। उनकी यहाँ सिंधी टोपी का कल्चर ही नहीं था। ये तो आपने शुरू किया है 20-22 साल से, उससे पहले तो नहीं था। हम सिंध में पैदा हुए हैं, हमने तो नहीं देखा ये। लिहाजा अब इसका काउंटर यही है कि महाजनों को कल्चरल डे मनाना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ। 24 दिसंबर को कराची के जो एक्टिव लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जो महाजिर हैं, उन्होंने, जो लीडर हैं, उन्होंने 24 दिसंबर को कल्चर डे मनाने का प्रोग्राम बनाया है। और इसमें बिला तफरीक जो भी महाजिर हैं सिंध में, कराची में, सिंध के शहरों में, चाहे उनका सियासी तौर पे किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, वो तमाम इख्तलाफात, वो ताल्लुकात एक तरफ रख के कल्चरल डे मनाएं, शहरों में जुलूस निकालें अपने कल्चर में। हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर वो है जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान की तहरीक में शुरू किया। हमारा कल्चर वो है, हमारी टोपी वो है जो कायदे आज़म पहनते थे, हमारी शेरवानी वो है जो कायदे आज़म पहनते थे, हमारा पजामा वो है जो कायदे आज़म पहनते थे बानी पाकिस्तान, हमारी ख़वातीन का ड्रेस वो है जो फातिमा जिन्ना पहनती थी। हम पाकिस्तान का सिंबल हैं। पाकिस्तान का कल्चरल डे मनाने से पाकिस्तान की शनाख्त को प्रमोशन मिलेगी, ये हमारा है। लेकिन हम नहीं चाहते थे उसूलन कि इस तरह की चीज़ें हों, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये सूबाइयत को और इस तरह चीज़ों को मना किया था। कायदे आज़म ने किसी भी सूबे और तबके के जो सकाफत है उसको प्रमोट करने के लिए मना नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शनाख्त पाकिस्तान है, तो जो पाकिस्तान की कौमी ज़बान है वही उसको प्रमोट करना चाहिए। जो कायदे आज़म जो ड्रेस पहनते थे, जो उनका लिबास था, वो पाकिस्तानियों का लिबास है। और महाजिर डे
मनाने का मकसद ये है कि हम उस लिबास को प्रमोट करें, हम पाकिस्तानियत को प्रमोट करें। तमाम महाजिरों से दरख्वास्त है कि वो कराची में, हैदराबाद में, सक्कर में, लड़काने में, जहाँ जहाँ भी शहरों में हैं वहाँ पर बड़े बड़े जुलूस निकालें, पाकिस्तान की शनाख्त को उजागर करें और अपने जो ड्रेस है हमारा, जो पाकिस्तान की निशानी है, जो पाकिस्तान की शनाख्त है, वो पहने, पाकिस्तान का झंडा लें और फिर रैली निकालें और ये बताएं कि तो ये जो इन्होंने एक मुतासिब यहाँ सिलसिला शुरू किया है इसको बंद होना चाहिए। तो मैं तमाम महाजरों से एक दफ़ा फिर अपील करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि शहर में, कराची में और हैदराबाद में बहुत बड़ी तादाद पंजाब से आए हुए लोगों की है, बलूचिस्तान से आए हुए लोगों की है, सरहद से आए हुए लोगों की यानी कि KPK के लोगों की है। उनको भी साथ देना चाहिए, उनको भी हक है। अगर कोई पख्तून डे बनाना चाहता है, पश्तून कल्चर को कराची में प्रमोट करना चाहता है, तो बिल्कुल उनको आज़ादी होनी चाहिए, वो भी अपना करें, क्योंकि इसका बीज तो ये सिंध के कौम परस्तों ने बोया है। तो फिर इसको काउंटर करने का एक यही तरीका है। अगर पंजाब का आप जो सकाफत है, पंजाब का जो लिबास है, उसको प्रमोट करने के लिए कराची में अगर कोई पंजाब डे मनाता है तो उसको भी हक है, कोई बलूचिस्तान का डे मनाता है उसको भी हक है, क्योंकि ये सिलसिला जो है वो पीपुल्स पार्टी सिंध ने शुरू किया है, कौम परस्तों ने शुरू किया है। और हम ये नहीं चाहते कि वो ये तासुर दें कि सिंध का मतलब सिंधी और सिंधी बोलने वाले अजर टोपी, ये नहायत ही गलत है। आप जितने हैं उतने रहें और उसके अंदर जो भी करना चाहें हमें मंजूर है। लिहाजा अगर ये बातों से नहीं मानेंगे तो ये लातों के भूत हैं, और ये लातें जो हैं वो पहले भी खाई हैं इन्होंने, अब फिर खाएंगे महाजिरों के से। और अब महाजिर अकेले नहीं है, अब महाजिर अकेले नहीं है। 72 में जब लिसानी बिल आया तो सिर्फ उर्दू बोलने वाले ही थे कराची में, मेजॉरिटी में, लेकिन अब एक बहुत बड़ी तादाद पंजाब की है, बहुत बड़ी तादाद पश्तून की है, बहुत बड़ी तादाद वहाँ सराइकी लोगों की है, जो मुहिब वतन सारे पाकिस्तानी हैं और महाजिर भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है। इन सबको मिल के सिंध हुकूमत को ठीक करना चाहिए। और फिर मैं मौजूदा हुकूमत से, PTI से, इमरान खान से भी अपील करूँगा कि वो भी इसको प्रमोट करें, क्योंकि हमें काउंटर करना है। हमने सिंधु देश की तहरीक को ख़त्म करनी है, इनको हमने इनकी तहरीक को कुचलना है। हमने ये पीपल्स पार्टी के मुतासिब, क्योंकि अब इनका बस नहीं चल रहा, पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है, ये फिनिश हो चुकी है। इनका शुरू से ये है कि अगर ये पार्टी जब देखती है कि डाउनफॉल हो रहा है तो ये फिर सिंधी कार्ड पकड़ लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि कराची के और सिंध के शहरी लोग सब समझते हैं। लिहाजा सबको 24 दिसंबर को कल्चर डे मनाना चाहिए। हमारे जो महाजिर लीडरान हैं उनको तकरीरें करनी चाहिए और जो रियासती इदारे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए इसको, क्योंकि कल्चर डे अगर महाजिर मनाते हैं तो पाकिस्तान के कल्चर को फ़रोग़ देना है एक्चुअली। तो ये सारी बातें हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे मैं बात करूंगा, मेरी बात को आप नोट कर लें। और मैंने जो आर्टिकल लिखा है सकूत ढाका के उन्वान पर, उसको आप जो है वो पढ़ें पूरा आर्टिकल। मैं चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ये मुझसे बात करते हैं कि आपकी वीडियो बहुत बड़ी होती है, आपके आर्टिकल बहुत बड़े होते हैं। और मुझे सुन के अफसोस यूँ होता है कि आपके पास 10 मिनट ज़्यादा नहीं है जो मेरी बात सुने, क्योंकि मैं एक बात को कंप्लीट करना चाहता हूँ, उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, ये मेरा तरीक़ाकार है। तो अगर आपको 10 मिनट और ज़्यादा, 15 मिनट और ज़्यादा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे, ये आर्टिकल लंबा है, लेकिन इसको प्लीज़ पढ़ें नौजवान, ताकि ये आपको पता चले कि ये सकूत ढाका किस तरह हुआ और कैसा हुआ और इसका बैकग्राउंड क्या था। मैं कोशिश करूंगा कि नौजवानों के लिए जो उर्दू नहीं पढ़ सकते उनके लिए मैं आर्टिकल इंग्लिश में भी लिखूं। अगर मैं आज लिखता हूं तो 1-2 दिन में इसको मैं शाया भी करूंगा तो इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जब आप ये कल्चर डे मनाएं, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें, डिसिप्लिन से जाएँ। हम महाजिर और शहरों में बसने वाले तमाम तबके अमन पसंद तबके हैं। हम सिंधु देश के कौम परस्तों की तरह कलाशन को गने लेकर कराची में और सिंध के शहरों में नहीं घूमेंगे। लेकिन अगर कोई ये गने लेकर और इस तरह लेकर अगर कोई खूनरेजी की हरकत करेगा तो फिर ठीक करना आता है, पहले भी ठीक किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम तो नहीं डरते, हमारे आबा अजदाद ने 20-25 लाख लोगों ने कुर्बानी देके ये मुल्क बनाया था, तो हम तो इसके आदी हैं। लेकिन अगर कोई इसी तरह यही ज़बान समझता है तो फिर वो वक्त भी आएगा और जितने महाजिर बाहर हैं दुनिया में बैठे हुए हैं मेरे जैसे, वो भी फिर पाकिस्तान जाके तहरीक में शामिल होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है
आप इस बातों पे अमल करेंगे, मेरी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे फैलाएं। मैं देखता हूँ कि लोग आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, पता नहीं पूरी मेरी वीडियो देखते हैं या नहीं। इसको देखें, इसमें कोई सबक होता है, कोई आपको लाइन दी होती है, कोई डायरेक्शन होती है, और जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचा सकें उसको पहुँचाएँ। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।